गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसा है हाल चाल? हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने बाबू आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था क्रांतिक कोण क्या होता है, और आज का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें होती हैं, दो केस होते हैं। पहला केस फर्स्ट या शर्त वन। शर्त वन, केस फर्स्ट। यहां पर हम देखेंगे कि आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कोण से बड़ा होना चाहिए। और शर्त टू की बात करें, शर्त टू की केस टू की अगर बात किया जाए तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए या जानी चाहिए। तो बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें होती हैं। शर्त वन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो आप लोग इसको पास करके नोट करिए। इसको हम कॉन्सेप्चुअली देखते हैं और हम आपको बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे। तो आप लोग पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो हमने दो शर्तें पढ़ी। अब इसके आगे हम बात करें अगर, तो यहां पर रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, मिट गया था। अब यहां पर देखिए कि हम यहां पर एक सीमा पृष्ठ लेते हैं, बाउंड्री सरफेस जिसको कहते हैं। यहां पर इस तरीके से हमने एक सीमा पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया बाबू? सीमा पृष्ठ जिसको कहते हैं बाउंड्री सरफेस। अब उसके बाद में हम यहां पर देखते हैं कि हम यहां से ऊपर वाले को हम मान लेते हैं कि ये कौन सा माध्यम है? सघन, डेंसर। और नीचे वाले को हम मान लेते हैं विरल, रेयरर। अब देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से आ रही है तो क्या करो बाबू? आने दो। क्या करोगे बाबू? आने दोगे। और इस तरीके से ये आपतित किरण कहलाती है, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद में हम यहां से अपने मन से क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे बाबू? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या करती है? अभिलंब से दूर हट जाती है।
वो दूर जाना चाहेगी, क्योंकि अविलंब ने इसको क्या किया था, अविलंब ने इसको धोखा दिया था, और ये अविलंब को क्या मानती है, बेवफा। तो इसलिए ये इससे दूर जाना चाहेगी। तो यहां पर अगर देखें तो अविलंब इसको कहते हैं नॉर्मल एन। अब यहां से अगर देखो तो इसको जाना चाहिए था ऐसे बाबू, ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर अविलंब से क्या होगी, दूर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा ये आपतन कोण आई होता है, आपतन कोण आई होता है, और ये हमारा अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है हमारा आर। ठीक बाबू। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर हम इस आपतन कोण को आई को और बढ़ाएं तो हम यहां पर अगर देखें कि इस बार हम आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, प्रकाश की किरण को यहां से भेज रहे हैं और ये इस तरीके से आ रही है, और हमने कोण आपतन कोण आई को क्या कर दिया, इस बार बढ़ा दिया, इस बार बढ़ा दिया। अब यहां पर हमारा आपतन कोण बढ़ गया। अब जब आपतन कोण बढ़ गया तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण ये इस तरीके से आना चाहेगी, इस तरीके से आना चाह रहे थे, लेकिन क्या होगा, ये फिर अविलंब से दूर जाना चाहेगी। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये बाउंड्री लाइन को या बाउंड्री सरफेस को क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये किरण इस बार यहां से जाने लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आर का मान हो जाएगा, अब आर भी बढ़ जाएगा, और आर का मान कितना, 90 डिग्री, और इसी को हम क्या कह रहे थे, क्रांतिक कोण। अब अगर हम इसको मान लें कि ये क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है, क्या है, क्रांतिक कोण, जिसको हम सी से दिखाते हैं, कोण सी, इसको हमने मान लिया है क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक, तब हमारा जो आपतित किरण है वो बाउंड्री सरफेस के ऊपर से ही जा रही है, ओवरलैप करती हुई समांतर चली जा रही है। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही हम क्या करें, क्रांतिक कोण सी से जैसे ही आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, तो हमने यहां पर फिर से एक प्रकाश की किरण को भेजा, एक प्रकाश की किरण को फिर से भेजा, और इस तरीके से ये प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब उसके बाद में क्या हुआ बाबू, उसके बाद में यहां से देखो आई, अब क्या होगा कि हमने क्रांतिक कोण का, क्रांतिक कोण से क्या कर दिया, आपतन कोण को और बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे ही हमने क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाया तो अब क्या होगा, जब ये क्रांतिक कोण पर क्या हो रही थी, बाउंड्री सरफेस के, सीमा पृष्ठ के क्या हो रही थी, समांतर हो जा रही थी। अब क्या होगी, ये किरण जाना चाहेगी ऐसे, जाना चाहेगी ऐसे, जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन ये समांतर ना होकर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी उसी सघन माध्यम में, उसी सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, उसी सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, परावर्तित होकर लौट जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही हमने क्रांतिक कोण से जैसे ही ज्यादा किया आपतन कोण को, वैसे ही क्या होने लगा, प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में परावर्तित होकर लौट गई। इसी घटना को, इसी क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए पहली कंडीशन कि कोण आई
आपतन कोण का मान बड़ा होना चाहिए कोण सी यानी कि क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से। और यहां पर अगर देखें तो यहां से यह भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री था और 90 डिग्री क्रांतिक कोण पर ही हमें मिलता है, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होता है, तो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, 90 डिग्री से ये क्या बन रहा है, ज्यादा। तो यहां पर दूसरी कंडीशन ये भी लिखी जा सकती है कि जब क्या हो, कोण आर मतलब अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तब भी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो बाबू समझ गए इतना बात कि नहीं? आपसे हमने फिर एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी कि यहां पर देखिए एक क्या है, प्रकाश की किरण आई, उसके बाद में ये क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। कब? जब सघन से विरल में आती है। उसके बाद में हमने एक प्रकाश की किरण ऐसा लिया जिस पर वो क्रांतिक कोण बना रही थी और रिफ्लेक्शन होकर वो कहां से चली गई, बाउंड्री लाइन के समांतर चली गई और वहां पे हमें मिला अपवर्तन कोण 90 डिग्री। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही हम क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण बढ़ाए, अपवर्तन कोण अब यहां पर क्या बढ़ा दिए, आई। अब यहां पर क्या कर दिए, आई कर दिए कोण। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिए, वैसे ही क्या होने लगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर चली गई। और इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप बार बार देखिए और समझ में आ जाएगा। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए 1 2 3 4 5 मिटाते हैं। तो यहां पर अगर लिखा जाए, इसकी डिफिनीशन अगर लिखी जाए तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि यहां पर अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखना हुआ तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से आती है तथा परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में लिख सकते हैं। आप पास करके इसको नोट करिए 1 2 3 4 5।
मिटाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, दैनिक जीवन में इसको हम देखते हैं। तो जैसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, हीरो को बेटा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से उसकी कटिंग की जाती है कि उसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता है। ठीक है, और उसके बाद में बात समझ गए कि नहीं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो रेगिस्तान में मरीचिका की, रेगिस्तान में मरीचिका की। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कांच की दरारों का चमकना। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो पेट की जांच, जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो सड़क पर वायु का चमकना, सड़क पर क्या होता है, वायु का चमकना। जब वायु चमकती है तो लगता है जैसे सड़क पर पानी है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और अगर बात किया जाए जल में पानी के बुलबुले का चमकना, जल में पानी के बुलबुले का क्या करना, चमकना, जल में पानी के बुलबुले का चमकना, यह भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। और अगर उसके बाद में एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिकी तंतु, प्रकाशिकी तंतु, यह भी क्या होता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। तो यहां पर हम एक एक करके लिख देते हैं कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल अगर देखें, उदाहरण, उदाहरण, तो यहां पर नंबर 1 हीरे का, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। नंबर 2 कांच की, कांच की दरार का, कांच की दरार का चमकना, चमकना। और अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में हम रेगिस्तान, रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका। और उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 4 की तो इंडोस्कोपी, 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 या इसको कहते हैं पेट की जांच, पेट की जांच। और उसके बाद में अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 की ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर। और अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इसे कहते हैं प्रकाशिकी तंतु, प्रकाशिकी तंतु। और नंबर 6 की अगर बात करें तो जल में, जल में पानी के, पानी के बुलबुले का, बुलबुले का चमकना, का चमकना। और अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा सड़क पर, सड़क पर वायु का, वायु का चमकना, वायु का चमकना। ये सारे क्या हैं, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण हैं। ठीक, तो आप इसको पॉज करके नोट करिए। हम आपको इसमें कांच की दरार का चमकना बताते हैं और पेट की जांच के बारे में बताते हैं कि कैसे होता है।
और रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में बताते हैं किस तरीके से होता है। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग पॉज करके नोट कर चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं जैसे अगर हम बात करें बाबू कि कांच की दरार का चमकना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कांच चटक जाता है तो उसके बाद में उसमें क्या होती है, वायु भर जाती है। क्या होती है, वायु भर जाती है। और जब वायु भर जाती है तो जब प्रकाश की किरणें कांच से होकर उस दरार में जाती हैं तो यानी कि सघन से विरल में जा रही हैं, सघन से विरल में जा रही हैं। और जैसे ही सघन में विरल में जाती हैं, किसी पॉइंट पर उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है और उसी जगह क्या होने लगता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस तरीके से वहां पे दरारें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी भी जिस भी चीज में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसका मतलब वो वहां पर चमकने लगेगी, वो वहां पर चमकने लगेगी। इसी तरीके से हीरा भी चमकता है और इसी तरीके से कांच की दरार भी चमकती है। और अगर हम इंडोस्कोपी पेट की जांच की बात करें, पेट की जांच की, तो पेट की जांच में क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर क्या होता है, जैसे अमाशय स्टोमच तक जाना रहता है, हमको पूरी जानकारी अंदर की कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हम डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, पाचन क्रिया हमारी सही से काम नहीं कर रही है, कहीं आंत में सूजन तो नहीं है। इस सब की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी किया जाता है, पेट की जांच की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या कर दिया जाता है, सबसे पहले आपको एक जाइक्लो जाइलोकीन जाइलोकीन